Yes, wonderful morning to all of you. Wonderful morning to all of you. Good morning to all of you. Good morning to all of you. Good morning. Extremely good morning to all of you. क्या हाल चाल? सब बढ़िया है क्या? बताइए दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है क्या? How are you? How are you? It's been a long time. 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 Yes. कौन कौन आया जरा देखे तो सही. Who's here? कौन कौन आया है जरा देखे. अतुलित, अनुतेज, आकांक्षा, हर्षिता. जरा अटेंडेंस लगा लो फटाफट. हिमांशु. और कौन कौन है? हिमांशु डिसूजा, अंजलि. गुड मॉर्निंग अंजलि. गुड मॉर्निंग. फिर कौन है? फटाफट अटेंडेंस लगाओ. साहिल वर्मा. और कौन है? पूर्वी. और कौन है? मैं भी प्रेजेंट हूं. प्रिया सोनी, निधि, दिया, मिस्टर माही. चलिए जी. रॉबर्टो, दोहेश्वरी. चलिए. गुड मॉर्निंग दोस्तों. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. 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 शुरुआत मुझे लग रहा है कि दमदार होनी चाहिए. अगर सुबह की शुरुआत अगर दमदार होती है तो क्या लगता है, पूरा दिन जबरदस्त जाता है कि नहीं जाता है? अगर दिन की शुरुआत अगर एकदम दमदार हो जाए तो जाता है कि नहीं जाता है? हमारा पूरा दिन जबरदस्त जाता है कि नहीं जाता है? तो दिन की शुरुआत ऐसी दमदार करते हैं कि पूरा दिन जबरदस्त हो जाए, पूरा दिन एकदम टकाटक जाए और हम पूरे दिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम हमारा जो भी हमारा काम है, जो भी हमारे लिए मतलब भगवान ने निर्धारित किया है कि भाई इस बार अटेम्प्ट क्लियर करनी है तो करनी है. मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं. देखो मंजिल, आपकी मंजिल क्या है? सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना, ये आज की डेट में हमारी मंजिल है. मंजिल ने हौसलों से कहा भाई ये तेरे बस की बात नहीं. मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं. हौसलों ने मंजिल से कहा चल बेवकूफ. नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, हमारे हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल बेवकूफ, तुझे भी तेरी औकात दिखा देंगे, तुझे भी तेरी औकात दिखा देंगे. करेक्ट है. तो भाई दोस्तों, हमारे हौसले इतने बुलंद होने चाहिए कि एडवर्सिटी को किस तरह से हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम एडवर्सिटी को फेवरेबल सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक सीए से बेहतर कोई नहीं जानता है. आई होप एक नई शुरुआत करते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ. सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सब्जेक्ट का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एफएम. सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ईशा, गुड मॉर्निंग टू यू. आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी? मुझे जोश चाहिए, जुनून चाहिए. करेक्ट है. मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं. हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा बेवकूफ, हम तुझे तेरी औकात दिखा देंगे. करेक्ट है. हम मेहनत ही इतनी करेंगे कि मंजिल की क्या ताकत कि हमें झुका सके. चलिए जी. तो हम शुरुआत करें. मुझे बताओ, सारे बच्चों का मुझे थम्स अप आना चाहिए. आई वांट थम्स अप फ्रॉम योर साइड. सारे बच्चों का मुझे थम्स अप आना चाहिए कि यस, लेट्स स्टार्ट. रेडी. एवरी डे .6:45 we will start financial management. बिगिन करेंगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अमेजिंग सब्जेक्ट ऑन दिस प्लेनेट. मतलब अगर मान लो कि अगर ये सब्जेक्ट हमारे करिकुलम में होता ही नहीं
तो वी वुड हैव बीन मिस आउट, मतलब हम एक ऐसी बात मतलब मिस आउट कर जाते हैं। क्या कहूं मैं आपको ये सब्जेक्ट के बारे में क्या कहूं। सबसे पहले सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं, और वो डिस्कशन ये रहेगा। सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले टेक्निकली मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पेपर पैटर्न क्या होगी। एफएम के साथ साथ हमारा इको है, एफएम 60 मार्क्स का रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा, एंड आवर इको विल बी ऑफ 40 मार्क्स। मैं बात करूंगा आपके साथ एफएम की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल दे गोइंग टू आस्क यू 6 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस पूछेंगे आपको? 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वेर इन क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी क्वेश्चंस। कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि मैं यहां पे लिख नहीं पा रहा हूं, मतलब आई डोंट नो किशोर ने कल क्या रात को किस तरह से उसने मुझे लिखने को क्यों नहीं हो रहा है। हाँ एक मिनट, मैं जरा देख लूं क्या प्रॉब्लम है। एक ही मिनट। हाँ ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है मेरे भाई? किशोर ने क्या किया कल रात को? होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। मुझे लग रहा है इट हैज बीन ओपन इन पावर पॉइंट, बट मुझे तो ओपन करना था उसको वन नोट में ओपन करना था। जस्ट गिव मी सेकंड, मैं जरा किशोर को बुला लो। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? 1 मिनट मुझे दे दो बेटा। यस दोस्तों, किशोर आ रहा है जरा लिखने में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ रही। अरे किशोर ये ओपन नहीं हो रहा है यार। यस दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी ऑफ 60 मार्क्स। करेक्ट है, 60 मार्क क्वेश्चन रहेगा। है ना? प्रॉब्लम कुछ है, मेरा पावर पॉइंट थोड़ा डिसेबल है इसलिए मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके सामने स्क्रीन है तो आई थिंक स्क्रीन को देख के आप मेरी बातों को समझ पाओगे। ठीक है ना बेटा? रिस्पॉन्स करते रहोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। पी लिखना मतलब प्रैक्टिकल। 5 मार्क्स 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देयर विल बी 4 पार्ट्स जहां पे आपको ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स। टोटल मिला के क्वेश्चन नंबर 1 आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, तो मतलब 60 में से 20 मार्क्स अगर कंपलसरी हो गए तो मुझे बताओ आप कितने मार्क्स बचे। अब हमारे पास रिमेनिंग कितने मार्क्स बच गए? 40 मार्क्स बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। लिसन मी वेरी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। एंड क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चंस ऑफ 4 + 4 + 2। 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 + 4 + 2 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। लेकिन अब टेक्निकली आप जरा स्क्रीन पे देख के मुझे बताओ कि हमारे पास अब कितने क्वेश्चंस रिमेनिंग है। 20 मार्क्स तो कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 का। करेक्ट है? 2, 3, 4, 5, 6 उसमें से हमें कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम थियरी अटेम्प्ट करें कि 100% प्रैक्टिकल करके आए? हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थियरी अटेम्प्ट करें कि 100% प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना चाहिए? मतलब टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर थियोरेटिकल प्रिपरेशंस नहीं भी किया है तो भी आप 100% पूरा पेपर प्रैक्टिकली 100% पेपर सॉल्व करके आ सकते हो। 100% पेपर सॉल्व करके आ सकते हो। लेकिन हम आपके स्टडी मटेरियल में टॉपिक नंबर 1 एंड यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये दोनों थियोरेटिकल है। हम पूरी थियरी पढ़ेंगे शिद्दत से, ईमानदारी से, क्योंकि थियरी पढ़ेंगे ही नहीं। ऑलवेज एक बात ध्यान रखना, मतलब बहुत एक गलत नोशन, रॉन्ग नोशन होता है बच्चों में कि सर अब थियरी कौन सी दुनिया से पढ़नी है। करेक्ट है? थियरी कौन सी दुनिया से पढ़ेंगे, थियरी कहां से पढ़ेंगे। मतलब आज हम पहले
आज का जो डिस्कशन हमारा रहेगा वो डिस्कशन में हम लोग पहले ये समझते हैं कि टेक्निकली ये सब्जेक्ट पढ़ना क्या है। सबसे पहले मैंने आपकी एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न आपको इसीलिए बता दी कि छोटा सा सब्जेक्ट है, कंसाइज सब्जेक्ट है, वंडरफुल सब्जेक्ट, अमेजिंग सब्जेक्ट ऑन दिस प्लैनेट। मतलब यू विल लव टू मतलब आप इतना एंजॉय करोगे सब्जेक्ट को पढ़ने के। बट ये सब्जेक्ट पढ़ने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, उस ऑब्जेक्टिव को आप एंजॉय करो। आपका सीए बनने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं तो कहूंगा कि ये सब्जेक्ट जो है आपको आपकी सीए की रियलिटी तक लेके जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली, हाँ फाइनल भी है ना बेटा, फाइनल भी सब्जेक्ट है। तो अब रिमेनिंग जो आपके पास 5 क्वेश्चंस है उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करते हुए चलना है एंड 100% आप प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। थियोरेटिकल क्वेश्चंस को इग्नोर भी कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल वी विल लर्न एवरीथिंग। हम लोग सारी बातों को पढ़ेंगे थियरी के साथ। तो मे आई प्रोसीड नाउ? मे आई प्रोसीड? क्या मैं प्रोसीड कर सकता हूं क्या? मुझे बताओ फटाफट। अब मैं प्रोसीड कर सकता हूं क्या? अरे यार ये कभी ओपन होता है कभी ओपन नहीं होता है। चलिए जी हम स्टार्ट करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट। फाइनेंस मतलब पैसा। किसको ये यहां पे बैठा हुआ कौन सा बंदा है जो ये कह रहा है कि मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं? बताओ इसमें से बैठा हुआ ऐसा कौन सा बंदा है जो ये कह रहा है कि मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं? बताओ कौन चाहता है कि उसको पैसा नहीं चाहिए? मुझे बताइए फटाफट, कौन ऐसा बंदा है जो चाहता है कि पैसा नहीं चाहिए? आप में से ऐसा कोई है? ऐसा कोई है तो जरा हाथ ऊपर करो, तो जरा मैं भी देखता हूं, जरा मैं भी देखता हूं। आप में से ऐसा कोई है? जरा हाथ ऊपर करके बताओ कि जो पैसा नहीं चाहता है। आप में से ऐसा कोई है? मुझे बताओ जो पैसा नहीं चाहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोस्तों 2-4 बातें मैं डिस्कस करूं। आज तो हम क्या करेंगे ना, सिर्फ सब्जेक्ट को समझना है कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है। फर्स्ट नॉलेज सर, पैसा अपने आप आता है। हा डिसोजा है ना, सुबह सुबह फिलोसॉफी वाली बातें करता है, अच्छा नहीं लगता बेटा, ठीक है ना। पहले पैसा आना चाहिए, नॉलेज की तो ऐसी की तैसी। नॉलेज आए ना आए क्या फर्क पड़ता है भाई, पैसा पहले चाहिए, पैसा पहले चाहिए दोस्तों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसा। पैसों का मैनेजमेंट कौन नहीं करता? नहीं, आपको पता है पैसा कमाना एक अलग बात है, पैसा कमाना एक अलग बात है और पैसों का मैनेजमेंट एक अलग बात है। पैसा कमाना एक अलग बात है, पैसों का मैनेजमेंट एक अलग बात है। कई लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं पैसा कमाने के लिए, कई लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं पैसा कमाने के लिए। बस पूरी जिंदगी निकली जाती है पैसा कमाने के लिए और जिंदगी कहां खत्म होगी समझ में नहीं आता है। पूरी जिंदगी निकल जाती है ईएमआई का पेमेंट करने के लिए, पूरी जिंदगी निकल जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, पूरी जिंदगी निकल जाती है ऐसे करते करते, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये जिंदगी कहां चली गई और फिर भी एट द एंड हम पैसों के लिए रो रहे हैं। जितना पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है उतना ही पैसों का मैनेजमेंट उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो कम कमाते हैं लेकिन पैसों का मैनेजमेंट इतना बढ़िया करते हैं कि उनकी वो नहीं, पैसों का मैनेजमेंट इतना बढ़िया करते हैं कि दे अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट सर्टेन आफ्टर सर्टेन एज। मुझे एक बात बताओ, आज आप यंग हो, पढ़ रहे हो, करेक्ट है, आपका एक मतलब कहने का मतलब यह है कि एक फेज आपका कंप्लीट होगा पढ़ाई का, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी जहां पे आप जॉब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बिजनेस करोगे, वॉट एवर इट मे बी, पैसा कमाओगे। लेकिन पैसा कमाने की एक उम्र है ना, एक पॉइंट पे आके तो आपको रुकना पड़ेगा कि भाई बस अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन एक पॉइंट पे आके आप रुक जाओगे कि अब इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता हूं, तो उसके बाद भी तो आपको पैसा मिलना चाहिए। मतलब मान के चलो आपने डिसाइड किया टिल द एज ऑफ 60 आई एम गोइंग टू वर्क, और 60 के बाद काम नहीं करूंगा, तो 60 के बाद अगर काम नहीं करोगे तो 60 के बाद भी तो पैसा आना चाहिए ना। 60 के बाद भी तो पैसा कहीं ना कहीं से आना चाहिए ना। तो अगर 60 के बाद अगर पैसा कहीं ना कहीं से नहीं मिला तो क्या करोगे? हाउ यू गोइंग टू सर्वाइव? इसीलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना है कि जब हम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, इवन दो है ना, आप पैसा नहीं भी कमाते हो ना तो भी
पैसा कहीं ना कहीं से बचा के पैसों का मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए। तो जस्ट यू टेल मी वन थिंग, दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू टीच अस हाउ वी गोइंग टू मैनेज द फाइनेंस, हाउ वी गोइंग टू मैनेज द पैसा। पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है? मुझे बताओ, आपको नहीं लग रहा है कि दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट? दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, जो आज हमें पैसों का मैनेजमेंट करना सिखाएगा। जो हमें क्या सिखाएगा? आज हमें पैसों का मैनेजमेंट करना सिखाएगा कि भाई पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है। एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नथिंग बट हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पैसों का मैनेजमेंट करने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है भाई कि हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे कर सकें। अब ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा, मैं धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। ये सब्जेक्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है। अरे मजा आएगी ये सब्जेक्ट पढ़ने में, ऐसी मजा आएगी ना। और दिल से पढ़ना ये सब्जेक्ट, दिल से पढ़ना ये सब्जेक्ट आपको फाइनल में भी एफए माफा कहते हैं उसको, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। आपको फाइनल में भी ये आने ही वाला है, करेक्ट है। और दूसरी बात आपको पता है कि हमारी सीए की डिग्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई एनालिटिकल बातें नहीं पढ़ता है। हम तो क्या करते हैं ना भाई, अब हमारी पेपर पैटर्न ही ऐसी बनी है, हमको तो घिसना पड़ता है। जितना ज्यादा घिसेंगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये तो हमारी मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशनल कॉज की सबसे बड़ी दुविधा है। और इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। आपको पता है एनालिसिस करने के लिए किसको हायर किया जाता है? सीए को हायर किया जाता है? नहीं, सीएफए को हायर किया जाता है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट को हायर किया जाता है, सीएफए को हायर किया जाता है। जहां पे एक सीएफए एनालिसिस की बात करता है। लेकिन मैं आपको ये सब्जेक्ट में टू अ सर्टेन एक्सटेंट कुछ बातें ऐसी बताने की कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं हमें टाइम परमिट करेगा। तो एनालिसिस किस तरह से होता है, ये सब्जेक्ट को लेके एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। अभी ये सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा आपको मीनिंग कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं धीरे धीरे पहले बैकग्राउंड क्लियर करूंगा, पहले बेस बनाऊंगा। जैसे जैसे हम बेस बनाएंगे वैसे वैसे आपको बातों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे बताओ, सबसे पहले अभी देखा जाए तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीए में भी है, सीएस में भी है, सीएमए में भी है। सीए और सीएमए में करिकुलम 99% पैरेलल है, सिमिलर पैरेलल है। मतलब आप अगर सीए में कर रहे हो, सीए कर रहे हो, बस वही का वही करिकुलम है। इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। इवन तो सीएस में भी है, लेकिन सीएस में ये जो सब्जेक्ट है वो पूरा मतलब एमसीक्यूज बेस्ड है। मतलब जहां पे उनको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है। लेकिन हमारे सीए और सीएमए में ये जो सब्जेक्ट आता है वो डिस्क्रिप्टिव आता है, जहां पे हमें सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकली सॉल्व करने होते हैं। बट एनीवे हमारी इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस क्या है मैंने आपको पहले ही बता दी। हमारी इंस्टीट्यूट हमसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा प्रेफर करती नहीं, आपको वही करना है, करेक्ट है। थियरी तो हम मतलब आलीशान पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छी तरह से करते हो, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्लासरूम के अंदर ही, आपको एडिशनल प्रैक्टिस करने की भी जरूरत कम से कम पड़ेगी। यू कैन स्कोर 60 आउट ऑफ 60, यू कैन स्कोर 60 आउट ऑफ 60। एक मार्क भी इधर से उधर नहीं हो सकता है, दिस इज माई गारंटी, प्रोवाइडेड आप एक भी लेक्चर मिस नहीं करते हो, जितने असाइनमेंट्स में देता हूं उतने असाइनमेंट्स करते हो। और प्रॉमिस ये रहेगी मेरी आप लोगों से कि मैक्सिमम प्रैक्टिस मैं क्लासरूम में करवा के लूंगा। मैक्सिमम प्रैक्टिस मतलब एक एक टॉपिक में इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दूसरी एक और बात की गारंटी, जो कराऊंगा उसके बाहर एक भी वर्ड नहीं आएगा, जो कराऊंगा उसके बाहर एक भी मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दिस इज फॉर श्योर। लेकिन पिछली सारी बातों को भूल के जरूरी है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठना है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें इन सब्जेक्ट को पढ़ते हुए चलना है, चलिए जी दोस्तों, हमारी इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट करती, भाई ये सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। ये सब्जेक्ट को समझने का अपने आप में एक तरीका है कि पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं, सब्जेक्ट का बेस बनाते हैं। और ये सब्जेक्ट पढ़ने का अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए ना कि भाई ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमारे ये मुंह जबानी होना चाहिए
फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हाउ टू मैक्सिमाइज शेयरहोल्डर्स वेल्थ, हम शेयरहोल्डर्स की वेल्थ को किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन ये सेंटेंस का मीनिंग अभी आपको समझ में नहीं आएगा, यू जस्ट गिव मी सम टाइम। मतलब ये सेंटेंस की मीनिंग को समझने के लिए मुझे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा आपको ये सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो है पेशेंस। पेशेंस हो सकता है यार सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, सीए की प्रिपरेशंस कर रहे हो, कोई छोटा मोटा कोर्स तो है नहीं, कोई छोटा मोटा कोर्स तो है नहीं। सीएमए की प्रिपरेशंस कर रहे हो, कोई छोटा मोटा कोर्स तो है नहीं। सीएस की प्रिपरेशंस कर रहे हो, कोई छोटा मोटा कोर्स तो है नहीं, प्रोफेशनल कोर्स है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत बार क्या होता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो थोड़े टेक्निकल होते हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पेशेंस। अगर आपने पेशेंस गवा दिया तो सब कुछ गवाया। मुझे बताओ, सचिन तेंदुलकर ने पहले दिन पे बैट हाथ में पकड़ा और वो क्रिकेटर बन गया था। रोनाल्डो ने पहले ही दिन पे बॉल को किक मारी, फुटबॉल को किक मारी और वो फुटबॉलर बन गया था। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि मैं एक सेंटेंस बोलूं और आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए? करेक्ट है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि पेशेंस का होना जरूरी है। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे भाई कुछ समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन। क्यों छोड़ देते हो अपना पेशेंस? क्यों छोड़ देते हो अपना पेशेंस लेवल? बीज को भी वक्त लगता है, बीज को भी फसल बनने में। एक बीज जब आप जमीन में डालते हो उसको, करेक्ट है, तो क्या वो इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे क्या पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है? आई भाई उसको भी आगे बढ़ने के लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है। हर चीज डिमांड करता है वक्त, करेक्ट है। और हर चीज का सही इलाज है वो भी वक्त है, करेक्ट है, वक्त है। अगर आप और इस मोमेंट की इंपॉर्टेंस को समझ के पेशेंस के साथ, पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अगर आप मेहनत करोगे, फाउंडेशन में मैं हर जगह, मैं जो भी स्ट्रीम में पढ़ाता हूं हर स्ट्रीम में कहता हूं भाई फोकस, कंसंट्रेशन एंड पेशेंस इज द की टू सक्सेस। जब तक आप पूरा कंसंट्रेशन अप्लाई नहीं करोगे, फोकस अप्लाई नहीं करोगे, बिलीव मी और नॉट, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत बार ऐसी मतलब सिचुएशंस लाइफ में क्रिएट होती हैं जहां पे है ना, ऐसा होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है, या कुछ करते हैं तो वहां पे दिल नहीं लगता है, दिमाग नहीं लगता है। मतलब पूरा डेडिकेटेड, मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ उस बातों को हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। लेकिन जहां जहां मैंने कहूं, खास करके मेरी बात कहूं, जहां जहां मैंने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कोई भी बातों को करने की कोशिश की है, वो बहुत कम टाइम में अचीव कर लिया है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि पूरी शिद्दत और ईमानदारी से अपने फोकस और कंसंट्रेशन पे काम करोगे, मेडिटेशन पे काम करोगे, करेक्ट है। मेडिटेट करना बहुत जरूरी है, दिमाग को कूल रखना बहुत जरूरी है, दिमाग को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। कितनी भी बेकार सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, वर्स्ट सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हो, प्रोवाइडेड आपका फोकस, कंसंट्रेशन और पेशेंस ये तीनों एक ही लेवल पे चल रहा है। कितनी भी बेकार सिचुएशंस क्यों ना हो, पैनिक नहीं होना है। कितनी भी खराब सिचुएशंस क्यों ना हो, कूलनेस जितना मेंटेन रखोगे, करेक्ट डिसीजन ले पाओगे। फॉर श्योर आई कैन गारंटी यू कि सक्सेस मिलके ही रहेगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। दिन की शुरुआत अगर जोरदार न हो तो बेटा पूरा दिन बेकार जाता है। एवरी डे 6:45 शार्प
एवरी डे 6:45 शार्प। करेक्ट है, हम हर दिन मिलेंगे 6:45 शार्प। तो तैयार रहना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। एज आई सेड कि पूरी कोशिश रहेगी। टेक्निकली स्पीकिंग दिस सब्जेक्ट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, बट मैं उसको कहीं ना कहीं पे मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं मैक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको क्लासरूम में करा दूं। और मैक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर मैं आपको क्लासरूम में करा देता हूं तो आपकी कम से कम टेंशन रहेगी कि सेल्फ स्टडीज तो करनी पड़ेगी, विदाउट सेल्फ स्टडीज रिजल्ट नहीं आते, लेकिन वो कम से कम टेंशन रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाहर कुछ भी नहीं करना है, उसके बाहर कुछ आएगा भी नहीं। दिस इज फॉर श्योर एंड गारंटी, दिस फॉर श्योर एंड गारंटी, दिस फॉर श्योर एंड गारंटी। शुरुआत करते हैं। मुझे बताओ भाई, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला। बताओ नाम सुना है कि नहीं सुना है? नाम सुना है कि नहीं सुना है? जल्दी से बताओगे, नाम सुना है कि नहीं सुना है भाई? नाम तो सुना ही होगा कि वॉरेन बफेट कौन है, राकेश झुनझुनवाला कौन है। बहुत सुना है। निधि कह रही बहुत सुना है, ईशा कह रही सुना है, सुना है। वेरी गुड। क्या करते दोनों लोग? इनका बिजनेस क्या है? इनका बिजनेस क्या है? वॉरेन बफेट, थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन दिस प्लैनेट, थर्ड रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। राकेश झुनझुनवाला, पैसों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। तो क्या करते, क्या करते? क्या उन्होंने ये जो पैसा कमाया है, क्या एक काम करके कमाया है, बिजनेस करके कमाया है? नहीं, इन्होंने ये जो भी कमाया है ये पैसों का मैनेजमेंट करके कमाया है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके कमाया है, इन्वेस्टमेंट करके कमाया है। यू शुड गेट द गूज बम्स यार, यू शुड गेट दैट फीलिंग यार। क्या सब्जेक्ट होगा यार ये, क्या सब्जेक्ट होगा? राकेश झुनझुनवाला तो अपने आप में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राकेश झुनझुनवाला तो सीए भी है। क्या सब्जेक्ट होगा यार, मतलब क्या सीखने को मिलेगा? एक्साइटमेंट होनी चाहिए यार। आपको पता है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी के जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, क्या करते हो? पैसों का मैनेजमेंट। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़। लेकिन दोस्तों सीए की डिग्री लेके आप इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर सकते हो। इसको मैनेज करने के लिए एनालिटिकल डिग्री का होना बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज प्रेफर कि सीए के साथ साथ सीएफए करना ही चाहिए, सीए के साथ साथ सीएफए करना ही चाहिए। इसका डिस्कशन बाद में करेंगे हम लोग, इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। बट ये दोनों, ये ऐसे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं यार जो पैसों का मैनेजमेंट करके, इन्वेस्टमेंट करके पैसे वाले बन गए, पैसे वाले बन गए। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो पैसों का मैनेजमेंट करके पैसे वाले बन गए, पैसे वाले बन गए भाई। तो दोस्तों समझना है हमें ये सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट का स्लोगन है। स्लोगन क्या है भाई? जब भी आपको ये पूछा जाए ना, आप है ना कल उठ के ऐसा हो सकता है कि आप एफएम पे बहुत सारी बुक्स पढ़ो, कोई बुक पढ़ो, फाइनेंस पे कोई बुक्स पढ़ो, और फाइनेंस की कोई भी बुक में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये सेंटेंस ना लिखा हो कि व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयरहोल्डर्स वेल्थ। हम शेयरहोल्डर्स की वेल्थ को किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द ओनली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयरहोल्डर्स वेल्थ। अभी मैंने सिखाया ही नहीं आपको कि शेयरहोल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये दोनों जन ने जो भी किया है, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आज पैसा कमा रहे हैं। एक ही जरिया है पैसा कमाने का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। हमारे सौमिल सर अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाना है, करेक्ट है? मुझे बताओ, गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाना है तो चाहिए क्या? क्या चाहिए मुझे बताओ, क्या चाहिए? अच्छा एक बात पूछता हूं, जब एक लड़का एक लड़की को देखता है और वो ये कहता है कि मुझे उसको मेरी गर्लफ्रेंड बनानी है, लाइफ पार्टनर बनाना है, तो आप लाइफ पार्टनर में क्या देखते हो? मुझे बताओ फटाफट, आप लाइफ पार्टनर में क्या देखते हो? आप लाइफ पार्टनर में क्या देखते हो? जल्दी से बताओ। चलो कोई लड़की लड़के को भी देखती है तो लाइफ, हाँ मतलब सोचती है कि इसको मेरा लाइफ पार्टनर बनाओ कि ना बनाओ, तो लाइफ पार्टनर में देखता क्या है? अतुलित कहता है मैं उसका बिहेवियर देखता हूं। अबे गधे, हाँ गधे, हाँ और क्या? हाँ फिर और क्या देखते मुझे बताओ। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा भाई। हाँ प्रतीक्षा कह रही उसकी पर्सनालिटी देखते। हाँ फिर ईशा ने बहुत अच्छा कहा,
हम तो सिर्फ पैसा ही देखते, पैसे के अलावा कुछ नहीं देखते, ठीक है। हाँ, सोचा नहीं अब तक, सोचो अनुतेज, सोचा नहीं तो सोचना पड़ेगा भाई, सोचना पड़ेगा। मुझे बताओ, मुझे मुझे बताओ, मेनली पैसा देखते, करेक्ट है, मेनली पैसा है कि नहीं है भाई। देखो ना, दुनिया पैसे भी चलती है बेटा, और पैसे पे आके रुक जाती। शुरुआत वहां से होती है, रुकती भी वहीं से। पर्सनालिटी और फिगर भी देखते हैं। देखो ये आ गया एक, है ना, एक विचित्र इंसान आ गया, बोल रहा है कि पर्सनालिटी भाड़ में जाए, पैसा भी भाड़ में जाए, मैं तो सिर्फ फिगर देखता हूं, मैं तो सिर्फ फिगर देखता हूं। देखो एक डिसीजन मेकिंग का तरीका देखते, कुछ भी फालतू वाली बात है बेटा। अल्टीमेटली तो सिर्फ पैसा ही देखते भाई, अल्टीमेटली तो सिर्फ पैसा ही देखते हैं, कुछ नहीं देखते। वी जस्ट टॉक अबाउट पैसा, पैसा एंड पैसा, मनी इन मनी इन मनी। यार एक चीज बताओ, एक सिंपल सी थी, एक ना, एफएम को समझना है ना, मतलब इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। मुझे बताओ, आपको पढ़ाई करनी थी, करेक्ट है, आपको सीए बनना था, तो आपके पेरेंट्स ने क्या सोचा होगा आपके बारे में? अरे भाई ये इसको सीए करना है, तो भाई पैसा कहां से आएगा? सबसे पहले किसके बारे में सोचा होगा? फीस तो भरनी पड़ेगी ना सीए करने के लिए। कपल कब से चल रहे हैं बट आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं थोड़ा, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, दुख है, क्या बोल रहे हैं, दुख ना निकल जाएगा, बड़ा दुख है, मतलब ये बेचारे चल रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। बेटा तुम्हें देखने का नजरिया होना चाहिए बेटा। और है ना, मैं क्या कहूं सोमिल सर के बारे में बेटा, सोमिल सर के बारे में क्या कहूं, उन्होंने तो बड़े बड़े गुल खिलाए बेटा अपनी लाइफ में, ऐसा है। बट एनीवे, बेटा कोई भी डिसीजन जब लेते हैं ना, एनी डिसीजन यू टेक, करेक्ट है, उसमें दो चीज ऑलवेज आएगी। एक तो पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाएगा। कहां आएगा, कहां से आएगा, कहां जाएगा, कहां से आएगा, कहां जाएगा, कहां से आएगा, कहां जाएगा, कहां से आएगा, कहां जाएगा। तो पैसा कहां से आएगा उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंस। उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंस। फाइनेंस ही कहते हैं ना। सोमिल सर को अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना था, चलो सोमिल सर को छोड़ो, अनुतेज को अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाना था। अब जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, उसको पता है जिस लड़की को घुमाने लेके जा रहा हूं, डेट पे लेके जा रहा हूं, जिस लड़की को डेट पे लेके जाना है, तो जेब में पैसा तो होना चाहिए, पैसा तो होना चाहिए। अब जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो क्या उसको पहले फाइनेंस का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मुझे बताओ फास्ट, क्या उसको पहले फाइनेंस का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पैसा आएगा कहां से? या तो कोई पापा से मांगोगा तो दो कान के जी बजाएंगे, मम्मी से मांगोगा तो दो की कान की जी बजाएगी, मम्मी पूछेगी ना, पापा मम्मी पूछेंगे, पापा मम्मी पूछेंगे भाई पैसा 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 चाहिए क्यों? थोड़ी बोल सकता है गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जा रहा हूं, डेट पे लेके जा रहा हूं, डेट पे लेके जा रहा हूं। किसी फ्रेंड से बोरो किया, कहीं से बोरो किया, तो सबसे पहले क्या, कोई भी डिसीजन लो आप यार, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले लो, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले लो, गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाना है तो सबसे पहले पैसा कहां से आएगा ये सोचना पड़ेगा, और फिर पैसों का इन्वेस्टमेंट कहां पे करेंगे। दूसरा क्या, हाँ पैसा आया तो पैसा आने के बाद दूसरा डिसीजन क्या होगा, ये पैसों का इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे, ये पैसों का इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे। सोमिल सर को अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना था, घुमाने लेके जाना था, ही नीड्स फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। और जैसे ही पैसा आया तो क्या पैसे को पॉकेट में रखोगे? भाई गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं जाओगे ना, घूमने जाओगे तो पैसा कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करोगे ना, पैसा कहीं ना कहीं पे खर्च करोगे ना। कोई भी फाइनेंस मैनेजर के दो मेन फंक्शंस, वैसे तो तीन मेन फंक्शंस होते हैं, लेकिन अभी मैं मेनली दो पे बात करता हूं। कोई भी फाइनेंस मैनेजर के दो मेन फंक्शंस होते हैं। नंबर वन फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मतलब पैसा उठाना, एंड नंबर टू इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है पैसा लगाना। पैसा उठाते भी हैं तो पैसा लगाते भी हैं। पैसा उठाने को कहते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसा, हाँ, फाइनेंसिंग को कहते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, या तो उसे कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फंड, और इन्वेस्टमेंट को कहते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड या तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड या तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। लेकिन यू जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या आज नहीं, आप है ना, आपके पेरेंट्स को देख लो, आपके पेरेंट्स को हर दिन पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है, हर महीने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है। वो हर महीने के एंड में टेंशन में रहते हैं कि पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा। लेकिन आपके पेरेंट्स जो करते हैं, सोमिल सर जो करते हैं, आजकल के ये अनुतेज जो कर रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब पर्सनल फाइनेंस है। लेकिन क्या हम यहां पे ये सब्जेक्ट में पर्सनल फाइनेंस सीखने वाले हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस सीखने वाले हैं?
कंपनी फाइनेंस सीखने वाले, मुझे बताओ फास्ट, हम क्या सीखने वाले? टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग तो यहां पे कॉर्पोरेट फाइनेंस सीखने वाले, क्या सीखने वाले हैं? लेकिन भाई फाइनेंस का तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है ना, तो उसके दो मेन फंक्शंस तो आ ही जाएंगे। क्या दो मेन फंक्शंस आ जाएंगे भाई? पैसा आएगा कहां से, पैसा जाएगा कहां पे? पैसा आएगा कहां से, पैसा जाएगा कहां पे? पैसा आएगा कहां से, पैसा जाएगा कहां पे? और पैसा आने को कहते हैं फाइनेंसिंग, पैसा जाने को कहते हैं इन्वेस्टिंग। पैसा आने को कहते हैं फाइनेंसिंग, पैसा जाने को कहते हैं इन्वेस्टिंग। बताओ इसमें कोई दिक्कत वाली बात है दोस्तों? मुझे बताओ फटाफट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? मुझे बताओ फटाफट। हमारे अब्बड़ सर ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया। किस में इन्वेस्टमेंट किया? हमारे अब्बड़ सर ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया 50 लाख का। कितने का इन्वेस्टमेंट किया? 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अब बताओ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया उन्होंने, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया। ये दिखाई दे रहा है कि आपको? हाँ, ये मुझे लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अब उसकी जो वर्थ है वो 70 लाख की है। कितनी वर्थ है उसकी? 70 लाख की है। तो आप में से मुझे कोई बता पाएगा कि अब्बड़ सर ने अपनी कितनी वेल्थ क्रिएट की? उन्होंने 50 लाख इन्वेस्ट किया था, करेक्ट है, और आज उसकी वर्थ जो है वो 70 लाख की है। तो डोंट यू थिंक दैट कि अब्बड़ सर की वेल्थ जो है वो 20 लाख से इंक्रीज होगी? अब्बड़ सर की वेल्थ 20 लाख से इंक्रीज होगी? मुझे बताओ फटाफट। हमारे मोदी सर ने बिटकॉइन में, हमारे मोदी सर है ना बड़े चंचल है यार, बड़े चंचल है। हमारे जो मोदी सर है ना वो बड़े चंचल है। उसको है ना बस बाय नाइट पैसा कमाना है, बाय नाइट पैसा कमाना है। हर दिन पूछता है सर पैसों को डबल कैसे करूं, पैसों को डबल कैसे करूं? मैं बताता हूं भाई, पैसों को डबल करने की कोई शॉर्टकट टेक्निक है ही नहीं। लेकिन मोदी सर के बालाघाट में, आपने पता नहीं, आपने न्यूज में देखा होगा कि नहीं, मोदी सर पता है बालाघाट से, एमपी से हैं। मोदी सर के बालाघाट में एक ऐसा बंदा आ गया जो 3 महीने में पैसा डबल करके देता है। आप अगर उसको जाके 1 करोड़ दे दोगे तो 3 महीने में आपको 2 करोड़ दे देगा। आप जाके उसको 50 लाख दे दोगे तो आपको 3 महीने के बाद वो 1 करोड़ दे देगा। आप जाके 20 लाख दोगे तो 3 महीने के बाद आपको 40 लाख दे देगा। तो मोदी सर एक ही बात पूछते हैं, भाई सर मैं पैसे वाला कैसे बनूं, डबल कैसे करूं, डबल कैसे करूं? मैंने कहा भाई कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, मेहनत ही करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई जरिया नहीं है। उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया 100 लाख का, आज उसकी वर्थ 150 लाख हो गई। मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि उनकी वेल्थ में 50 लाख का इंक्रीमेंट हुआ? क्या मैं कह सकता हूं 21 दिन में पैसा डबल? ऐसे भी डायलॉग बहुत अटैच है, करेक्ट है। क्या मैं कह सकता हूं कि उनकी वेल्थ में 50 लाख का इजाफा हुआ, इंक्रीमेंट हुआ? हमारे पुष्कराज सर ने इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में 120 लाख का, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया 120 लाख का, आज उसकी वर्थ है 200 लाख। तो क्या मैं कह सकता हूं कि उनकी वेल्थ भी 80 लाख से इंक्रीज हो गई? मुझे बताओ फटाफट। ये तीन एग्जांपल को अगर ध्यान से देखोगे तो एक ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, एक ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, तो दूसरे ने कहां इन्वेस्ट किया था? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था। क्या हर जगह आपको नहीं लग रहा है कि उनकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है? क्या अब्बड़ सर ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया तो मैं कह सकता हूं कि उनकी वेल्थ इंक्रीज हुई 50 से 70, हाँ 50 से 70 हो गया, 20 लाख से उसकी वेल्थ इंक्रीज हो गई। हमारे मोदी सर ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया तो हम कह सकते हैं वो 100 से 150 हो गया, तो 50 लाख से उनकी वेल्थ इंक्रीज हुई। हम यहां पे भी कह सकते हैं पुष्कराज सर ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया था तो उनकी भी वेल्थ 80 लाख से इंक्रीज हुई। लेकिन उन वेल्थ मतलब संपत्ति, वेल्थ का मतलब क्या होता है? संपत्ति। नेटवर्थ कह दो, वेल्थ कह दो, नेटवर्थ कह दो, संपत्ति कह दो। तो मुझे बताओ क्या ये हर सिचुएशन में क्या वेल्थ इंक्रीज हो रही है? लेकिन आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करने जा रहे हैं तो हम कोई गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, हम कोई रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, हम कोई बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे। हम जो भी बात करेंगे वो शेयर्स के इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शेयर्स के इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया था, मैंने 2000 शेयर्स खरीदे थे, करेक्ट है, 1000 ईच। तो बताओ मैंने कितने में खरीदे थे? मैंने 20 लाख में शेयर्स खरीदे थे, आज उसकी प्राइस 1500 है। तो मुझे टेक्निकली सोच के बताओगे, मैंने 1000 में खरीदे थे, आज उसकी प्राइस 1500 है। तो कंसंट्रेशन एंड फोकस इज द की टू सक्सेस। पूरा कंसंट्रेशन होना जरूरी है, पूरा कंसंट्रेशन होना जरूरी है। तो आज अगर उसकी प्राइस 1500 है तो मुझे टेक्निकली सोच के बताओगे क्या तो मैं तुम्हारी तो आपको नहीं लग रहा है कि मेरी वेल्थ में 10 लाख का इंक्रीमेंट हुआ? मेरी वेल्थ में 10 लाख का इंक्रीमेंट हुआ। ये सब्जेक्ट हमें क्या सिखाएगा? क्या ये सब्जेक्ट हमें वेल्थ मतलब संपत्ति, क्या ये सब्जेक्ट हमें ये सब्जेक्ट क्या गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला है? ना। क्या ये सब्जेक्ट रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला है? ना। क्या ये सब्जेक्ट बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला है? ना।
ना। लेकिन क्या ये सब्जेक्ट क्या शेयर्स के इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला है? बात करने वाला है? बताओ ये सब्जेक्ट का स्लोगन क्या है? ये सब्जेक्ट का स्लोगन क्या है? ये सब्जेक्ट का स्लोगन क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई एक कंपनी पैसों का मैनेजमेंट क्यों करती है? एक कंपनी पैसों का मैनेजमेंट क्यों करती है? वो अपने फाइनेंस को इस तरह से मैनेज करती है ताकि शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। एक ही मतलब है ना, जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आती है, जब भी पैसों के मैनेजमेंट की बात आती है, जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है, तो दो बातों पे फोकस किया जाता है। पैसा आएगा कहां से? पैसे आने को कहते हैं फाइनेंसिंग। पैसा जाएगा कहां पे? पैसे जाने को कहते हैं इन्वेस्टिंग। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कंपनी जब भी कोई प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेगी तो क्या सोच के इन्वेस्ट करेगी? जब भी कंपनी कोई प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेगी तो क्या सोच के इन्वेस्ट करेगी? क्या पैसा डूबना चाहिए कि वहां से हमें रिटर्न मिलना चाहिए, कि वहां से हमें प्रॉफिट कमाना चाहिए? मुझे बताओ, जब आप पैसा कहीं से लेते हो, जब पैसा कहीं से रेस करते हो, तो क्या पैसा फ्री में मिलता है? पैसा कहीं से रेस करते हो, पैसा कहीं से फाइनेंस करते हो, बैंक से लोन लेके आए, बैंक से लोन लेके आए, तो क्या बैंक आपको पैसा फ्री में देने वाली है कि उस पर इंटरेस्ट लेगी? मुझे बताओ फटाफट। क्या बैंक आपको पैसा फ्री में देने वाली है कि उस पर इंटरेस्ट लेगी? मुझे बताओ फटाफट। भाई उस पे इंटरेस्ट लेगी। मान के चलो बैंक, मतलब आपने बैंक से जाके मान के चलो फाइनेंस रेज किया, आपने बैंक से जाके मान के चलो फाइनेंस रेज किया, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, बैंक आपसे 8% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है? 8% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। हाँ, तो आपने बैंक से जो पैसा लिया, क्या मैं उससे प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड कह सकता हूं? हाँ या ना में आंसर करोगे। क्या मैं उसे फाइनेंसिंग कह सकता हूं? हाँ या ना में आंसर करोगे। तो आपने पैसा उठाया, तो क्या पैसा आपको फ्री में मिला? अरे भाई, दुनिया में कोई चीज फ्री में मिलती ही नहीं है। दुनिया में कोई चीज फ्री में मिलती ही नहीं है, मिलती ही नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या आपने जो पैसा उठाया, क्या आपको फ्री में मिला? नहीं। और आप इसी पैसे को इन्वेस्ट करोगे, आप जब इसी पैसे को इन्वेस्ट करोगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपको 8% से कम मिलना चाहिए कि 8% से ज्यादा मिलना चाहिए? आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 8% से ज्यादा होना चाहिए। मान के चलो कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% आ रहा है, तो क्या 7% यू गोइंग टू अर्न? क्या 7% यू गोइंग टू अर्न? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब कंपनी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेती है, जब कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो सबसे पहले तो सबसे पहले यह सोचा जाएगा कि पैसा इन्वेस्ट कहां पे करना। अब मान के चलो कि उन्होंने सोच लिया कि आज हमें कोई पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है और उसके लिए 10,000 करोड़ की जरूरत है। तो ये तो डिसाइड कर लिया कि इन्वेस्टमेंट कहां पे होना चाहिए, कि 10,000 करोड़ यहां पे हमें, हाँ ये तो डिसाइड कर लिया कि हम पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट में जाएंगे, वहां पे 10,000 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन क्या अब सेकंड डिसीजन ये नहीं आएगा कि उसका फाइनेंस कहां से आना चाहिए? उसका फाइनेंस इक्विटी से आएगा, उसका फाइनेंस प्रेफरेंस से आएगा, उसका फाइनेंस लॉन्ग टर्म डेट से आएगा, उसका फाइनेंस बैंक से आएगा। क्या हम डिबेंचर इश्यू करके फाइनेंस रेज कर सकते हैं? मैंने ये जो बोला ये समझ में आया? मुझे बताओ, इक्विटी शेयर्स जब इश्यू करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि समझाने की जरूरत होनी चाहिए। क्या इक्विटी शेयर्स जब इश्यू करते हैं, इक्विटी शेयर्स जब इश्यू करते हैं तो पैसा आता है कि नहीं आता है? तो बताओ, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है? फाइनेंसिंग है कि नहीं है? हाँ या ना में आंसर करोगे। हम जब प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं तो पैसा आता है कि नहीं आता है? हाँ या ना में आंसर करोगे। हाँ या ना में आंसर करोगे। जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं, डिबेंचर क्या है? लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से लोन लेने को डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर कहते हैं, जब डिबेंचर इश्यू करते हैं तो पैसा आता है कि नहीं आता है? तो क्या ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? हम बैंक से लोन लेते हैं तो भी पैसा आता है कि नहीं आता है? तो क्या ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? चाहे आप इक्विटी से पैसा लो, चाहे आप प्रेफरेंस से पैसा लो, चाहे आप डिबेंचर से पैसा रेज करो, चाहे आप बैंक से पैसा रेज करो, क्या आपको पैसा फ्री में मिलेगा कि उसकी कोई ना कोई कॉस्ट लगने वाली है? क्या आपको पैसा फ्री में मिलने वाला है कि उसकी कोई ना कोई कॉस्ट लगने वाली है? मुझे बताओ फास्ट। कोई ना कोई कॉस्ट लगने वाली है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट is how to maximize the shareholders wealth। हम शेयरहोल्डर्स की वेल्थ को किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है, बाय इंक्रीजिंग दी शेयर प्राइस। बाय इंक्रीजिंग दी शेयर प्राइस। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 1000 में, आज उसकी शेयर प्राइस हो गई है 1500। माय क्वेश्चन टू यू, माय क्वेश्चन एंड योर आंसर, क्या मेरी वेल्थ में इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वी गोइंग टू स्ट्रिक्टली टॉक अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर होल्डिंग्स ओनली। हम वेल्थ इंक्रीमेंट की जब हम बात करेंगे तो हमारा पूरा जो फोकस है वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में रहेगा कि शेयर, हाँ हम
हमने हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पे भी वेल्थ इंक्रीज हो सकती है। हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पे भी वेल्थ इंक्रीज हो सकती है। हमने कोई बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे भी वेल्थ इंक्रीज हो सकती है। लेकिन क्या हमें ये सब्जेक्ट क्या गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की बात करेगा, क्या वो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला है, बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला है? नहीं, दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली हाँ, दिस सब्जेक्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। हम शेयर्स की वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करें, और शेयर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है, बाय इंक्रीजिंग द शेयर प्राइस। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर प्राइस अगर ऊपर जा रही है, सस्टेनेबल मैनर में ऊपर जा रही है, ईयर बाय ईयर ऊपर जा रही है, मंथ बाय मंथ ऊपर जा रही है, क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर ऊपर जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। फटाफट मुझे बताओ, क्या हम कह सकते हैं कि वो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है? क्या हम कह सकते हैं कि वो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है? डोंट यू थिंक दैट, आपको नहीं लग रहा है ये सब्जेक्ट हमें कुछ अलग बातें सिखाएगा? आपको नहीं लग रहा है कि दिस सब्जेक्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू टीच समथिंग डिफरेंट? दिस सब्जेक्ट डेफिनेटली गोइंग टू टीच समथिंग डिफरेंट। नो डाउट, नो डाउट, ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अकाउंट्स का बेस चाहिए। नो डाउट, ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी का बहुत स्ट्रांग बेस होना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली यू गोइंग टू लर्न समथिंग डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो बताइए जी, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो बताइए जी, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट? हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है बाय इंक्रीजिंग द शेयर प्राइस। ये सेंटेंस तो दिमाग में फिट होना चाहिए। सीएस में है ना, एक्चुअली सीएस में सेम सब्जेक्ट है। अभी इसके बाद मेरा नेक्स्ट लेक्चर है ना सीएस का, मुझे सेम पढ़ा रहा है। आपका भी बैच आज से चालू हो रहा है, उनका भी बैच आज से चालू हो रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस उतना ही है कि उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा एमसीक्यूज है, और सीएस में ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है जहां पे ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इज नथिंग बट मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। टेक्निकली उनका सिलेबस आपसे ज्यादा है, सीएस का सिलेबस आपसे ज्यादा है। सीएस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आता है, लेकिन आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं आता। आपका सिलेबस काफी कम है, करेक्ट है, क्योंकि सीएस फाइनल में एफएम नहीं आता है ना, तो उनको जो फाइनल में पढ़ने वाले हो ना, वो भी सीएस में डाल के रखा हुआ है। लेकिन आपके सिलेबस में काफी कंसाइज है, तो आपके सिलेबस में आई थिंक अगर कंपेयर किया जाए तो सीएस को 4 या 5 टॉपिक ज्यादा है आपसे, 4 या 5 टॉपिक्स दे गोइंग टू लर्न एक्स्ट्रा देन यू। हाँ, उनका टेक्स्ट में भी सिलेबस ज्यादा है बेटा, उनका टेक्स्ट ज्यादा है। सेम आपकी नोट्स भी सेम, उनकी भी नोट सेम है, आपकी भी नोट सेम है, सब कुछ सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज इवन दो सीए में भी सेम है। मतलब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं से भी पढ़ लो, टेक्निकली आपको बातें सेम सीखने को मिलती हैं। हाँ ठीक, अप्रोच में डिफरेंस आ जाता है। उनका एमसीक्यूज अप्रोच होने की वजह से हम इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते जितने आपको सॉल्व करवाएंगे। आपका क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा रहेगा, उनका क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ा कम रहेगा। इन एफएम में जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात स्ट्रिक्टली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या होगा मेरे दोस्तों? शेयर होल्डिंग ओनली। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं, तो ये स्ट्रिक्टली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या होगा? शेयर होल्डिंग। हम गोल्ड के वेल्थ इंक्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई बिटकॉइन के वेल्थ इंक्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम टेक्निकली स्पीकिंग इस सब्जेक्ट में वी गोइंग टू टॉक ओनली विद रेफरेंस टू शेयर होल्डिंग ओनली। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, और वेरी सिंपल क्वेश्चन, हु ओन्स द कंपनी? फटाफट मुझे बताओगे, हु ओन्स द कंपनी? कंपनी को ओन कौन करता है? जल्दी से बताओ, हु ओन्स द कंपनी? क्योंकि बेटा हमें तो पढ़ना है कॉर्पोरेट फाइनेंस, हमें कोई पर्सनल फाइनेंस थोड़ी पढ़ना है, भाई। हमें तो पढ़ना है कॉर्पोरेट फाइनेंस, हमें कोई पर्सनल फाइनेंस थोड़ी पढ़ना है। कोई गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगे, ये सब थोड़ी पढ़ना है भाई, ये सब थोड़ी पढ़ना है। हमें तो पढ़ना है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो हु ओन्स द कंपनी? शेयर होल्डर्स। हु रन्स द कंपनी? कंपनी को चलाता कौन है? क्या शेयर होल्डर जाके कंपनी को चलाते हैं? कंपनी को चलाते हैं क्या? मुझे बताओ फास्ट। किसी ने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसी ने कहा मैनेजमेंट। बेटा हु रन्स द कंपनी? डेफिनेटली मैनेजमेंट। हु रन्स द कंपनी?
मैनेजमेंट एंड हु गिव्स डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट, ये गलत लिखा हुआ है। हु गिव्स डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट, ये गलत लिखा है। शेयर होल्डर्स नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। हु गिव्स डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। हु ओन्स द कंपनी, शेयर होल्डर्स। हु रन्स द कंपनी, मैनेजमेंट। एंड हु गिव्स डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, board of directors. Ultimate objective of financial management is nothing but how to maximize the shareholders wealth. Ultimate objective of financial management is nothing but how to maximize the shareholders wealth. मुझे बताओ शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे हो सकती है? भाई शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन वे, बाय इंक्रीजिंग द शेयर प्राइस, बाय इंक्रीजिंग द, एक मिनट, हाँ, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है, बाय इंक्रीजिंग दी शेयर प्राइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, सर एक कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज कैसे हो सकती है, कब हो सकती है? अब आप ही ना टेक्निकली आप ही सोच के बताओगे। चलो हम लोग ना थोड़ी शेयर मार्केट की बातें करते हैं, थोड़ी शेयर मार्केट की बातें करते हैं। विल टॉक अबाउट शेयर मार्केट, हम थोड़ी शेयर मार्केट की बातें करते हैं। चलो किसी कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज कैसे हो सकती है, मुझे बताओ फास्ट। किसी कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज कैसे हो सकती है? मतलब आपने देखा होगा ना कि बहुत बार आजकल तो मार्केट बहुत नीचे चल रहा है, यू नो, यू वेरी सरप्राइजिंग शुभम सर एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है। टेक्निकल एनालिसिस, जहां पे शुभम सर टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाएंगे और वहां पे उसी इन्वेस्टमेंट सेशन में मैं पढ़ाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस। और मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको फाउंडेशन में कहा था कि आपका जैसे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट आप मतलब आपका सब्जेक्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे आपका कंप्लीट होगा ना, तो मैं कुछ आपके सेशंस लूंगा, इन्वेस्टमेंट सेशंस कहते हैं उसको। आपको ये सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन कहां कैसे करना है ये सिखाऊंगा। कि अभी तो फिलहाल सब्जेक्ट को समझेंगे, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग हमें ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि भाई ये सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली हम यूटिलाइज कहां पे करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक सर्टेन सेशंस जो आपके एग्जाम को हैम्पर ना करे, आपके टाइम को हैम्पर ना करे, उस तरह से मैं कुछ सर्टेन सेशंस लूंगा और जहां पे डेफिनेटली आपको ये बातें बताऊंगा कि किस तरह से ये सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई एक कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज कब होती है, कैसे होती है? बेटा फंडामेंटली वॉरेन बफेट तो ऑलवेज यही कहता है। वॉरेन बफेट टेक्निकल एनालिसिस में नहीं मानता है, वो कहता है कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, फंडामेंटली कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया होना चाहिए, फंडामेंटली कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे होने चाहिए, फंडामेंटली कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटली कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी के प्लान पॉलिसीज प्रोसीजर्स अच्छे रहेंगे, कंपनी का मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो कंपनी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स लेके आएगी, और कंपनी अगर अच्छे इन्वेस्टमेंट में अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी तो डेफिनेटली पैसा कमाएगी। मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, एक बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि भाई the ultimate objective of financial management is nothing but how to maximize the shareholders wealth, और shareholders की wealth को maximize करने का सिर्फ एक ही जरिया है, there is only one and only one way, by increasing the share price. Now next question arises कि सर एक कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज कैसे होती है? बेटा कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज, अच्छा मैं आपसे एक बात कहता हूं, ठीक है? आप मुझे एक ना टेक्निकली मुझे आप है ना ये सोच के बताना कि ये बात मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। आज ऐसे मार्केट में न्यूज आ जाए कि मुकेश अंबानी की तबीयत को कुछ हो गया, मार्केट में ये न्यूज आ जाए कि रतन टाटा हॉस्पिटलाइज हैं, तबीयत बहुत खराब है, तो मुझे बताओ क्या ये जो न्यूज आ रहे हैं कंपनी से, जो ये न्यूज बाहर आ रहा है, क्या ये पॉजिटिव न्यूज है कि नेगेटिव न्यूज है? ये तो नेगेटिव न्यूज है। तो बताओ ये नेगेटिव न्यूज बाहर आने से मतलब मार्केट में जो सेंटिमेंट क्रिएट होगा, मार्केट सेंटिमेंट मतलब एक इमोशंस जो क्रिएट होगा, क्या वो पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होगा कि नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होगा? मुझे बताओ, एक पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होंगे कि नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होंगे? इमोशंस को हम सेंटिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटिमेंट कहते हैं। तो सेंटिमेंट कैसे क्रिएट होंगे? पॉजिटिव क्रिएट होंगे कि नेगेटिव क्रिएट होंगे? नेगेटिव क्रिएट होंगे। अच्छा, मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ था, कोविड आया था, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था। आपको पता है जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था
तो मार्केट मतलब पूरा इंडिया पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो जरा सोच के बताओगे क्या उसकी इंपैक्ट जो आई होगी, उससे जो सेंटिमेंट क्रिएट हुआ होगा, उससे जो इमोशंस क्रिएट हुआ होगा, वो पॉजिटिव क्रिएट हुआ होगा कि नेगेटिव क्रिएट हुआ होगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव क्रिएट हुआ होगा। आपको पता है निफ्टी जो हमारा है ना, हमारा निफ्टी और निफ्टी जो हमारा उस टाइम पे 12,000 13,000 पे चल रहा था, वो टूट के सीधा आ गया था 7,500 पे, 7,800 पे, 7,800 पे। जस्ट इमेजिन 7,800 पे निफ्टी आ गया था, 7,800 पे निफ्टी आ गया था। तो ये इतना, हाँ अच्छा, अगर मार्केट नीचे, जब मैं मार्केट की बात कर रहा हूं, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, ये बात ऑलवेज ध्यान रखना। वेन एवर आई से मार्केट, आई ऑलवेज टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या स्टॉक मार्केट अगर नीचे आएगा तो स्टॉक मार्केट में जिन जिन कंपनीज की शेयर प्राइस लिस्टेड है, क्या वो भी ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? वो भी नीचे आएगी। अगर शेयर प्राइस नीचे आएगी तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी कि डिटेरियोरेट होगी? शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी कि घटेगी? भाई शेयर प्राइस घटी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ घटनी वाली है, घटनी वाली है। तो अब आप मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे कि अगर नहीं 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 नहीं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स की, हाँ, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन वे, बाय इंक्रीजिंग दी शेयर प्राइस। आप शेयर प्राइस को इंक्रीज करोगे तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। सर शेयर प्राइस इंक्रीज कैसे हो सकती है? अगर कंपनी के मैनेजमेंट, अगर कंपनी के अंदर से अगर पॉजिटिव न्यूज आती है, पॉजिटिव न्यूज आती है, मान के चलो कि कोई मतलब मुकेश अंबानी ने डिक्लेयर किया कि हम ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं 10 लाख करोड़, हम कोई एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले 10 लाख करोड़। मुकेश अंबानी ने मतलब डिक्लेयर किया कि हमने फेसबुक को अक्वायर कर लिया है। मुकेश अंबानी ने यह डिक्लेयर किया कि हम और भी कोई नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो मुझे बताओ, कंपनी से जो न्यूज आ रही है, क्या वो पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि नहीं आ रही? मुकेश अंबानी ने डिक्लेयर किया कि हमारा नेक्स्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। मुकेश अंबानी ने अपने एनुअल जनरल मीटिंग में बता दिया कि हमारे पास जितना भी डेट है वो पूरा डेट हम क्या करेंगे, उस डेट का रीपेमेंट कर देंगे और हम जीरो डेट कंपनी बन जाए। डेट का मतलब समझते हो ना? डेट का मतलब समझते हो ना बेटा? डेट का मतलब होता है कर्जा। डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। कर्जा, करेक्ट है। तो मुकेश अंबानी ने कहा कि हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में 10 लाख करोड़ का डेट है, वो पूरा डेट हम जीरो कर देंगे। तो बताओ, ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, क्या ये एग्जांपल से क्या कोई नेगेटिव न्यूज बाहर आ रही है कि पॉजिटिव न्यूज बाहर आ रही है? मुझे बताओ फास्ट। कोई नेगेटिव न्यूज बाहर आ रही है कि पॉजिटिव न्यूज बाहर आ रही है? पॉजिटिव न्यूज बाहर आ रही है। तो अब आप मुझे बताओगे, क्या पॉजिटिव न्यूज बाहर आने से मार्केट में जो सेंटीमेंट क्रिएट होगा, मार्केट में जो इमोशंस क्रिएट होंगे, क्या वो भी पॉजिटिव क्रिएट होंगे? अगर वो भी पॉजिटिव क्रिएट होंगे तो क्या आपको नहीं लग रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी? एंड सिंपल इकोनॉमिक्स, डिमांड बढ़ेगी तो क्या उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? जल्दी से बताओ, क्या उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? मुझे जल्दी से मुझे बताओ भाई। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है, बाय इंक्रीजिंग द शेयर प्राइस। सर शेयर प्राइस इंक्रीज कैसे हो सकती है? शेयर होल्डर्स हमारे पैसे वाले, नहीं, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो क्या हमारे शेयर होल्डर्स पैसे वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हमारे शेयर होल्डर्स पैसे वाले बनेंगे, हमारे शेयर होल्डर्स पैसे वाले बनेंगे। और शेयर होल्डर्स को पैसे वाले बनाने का एक ही जरिया है कि मैनेजमेंट शुड मेक श्योर, मैनेजमेंट को मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे शेयर होल्डर्स वेल्दी कैसे बने, हमारे शेयर होल्डर्स पैसे वाले कैसे बने। और शेयर होल्डर्स को पैसे वाले बनाने का एक ही जरिया है कि कंपनी अगर अपना परफॉर्मेंस अच्छा करेगी, परफॉर्मेंस अच्छा करेगी तो सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा रेवेन्यू बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा तो पैसा आएगा, सेल्स बढ़ेगा तो क्या आएगा? पैसा आएगा, पैसा आएगा। हाँ, सेल्स बढ़ेगा तो पैसा आएगा। तो सेल्स, हाँ, रेवेन्यू, हाँ, अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी से पॉजिटिव न्यूज बाहर आएगी। अगर कंपनी से पॉजिटिव न्यूज बाहर आएगी तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? डिमांड इंक्रीज होगी। अगर उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी
तो उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगी। अगर उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या हमारे शेयर होल्डर पैसे वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी कि नहीं होगी? एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। क्या आपको, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, क्या वो कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे बताओ फटाफट, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई रियली एंजॉय, आज मैं काफी एंजॉय कर रहा हूं। बहुत टाइम के बाद मैं सीए को पढ़ाने आया हूं। करेक्ट है, बहुत टाइम के बाद मैं सीए को पढ़ाने आया हूं। सीएस में तो हर दिन पढ़ाते ही हैं, बहुत दिन हो गए थे कि नहीं आया था पढ़ाने। लेकिन आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। बताइए जी, क्या आर यू एक्साइटेड टू गो इन डिटेल ऑफ दिस सब्जेक्ट? क्या आर यू एक्साइटेड? मुझे चाहिए पक्का वादा कि हम 60 आउट ऑफ 60 स्कोर करेंगे। मुझे चाहिए पक्का वादा कि हम 60 में 60 स्कोर करेंगे, 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 60 आउट ऑफ 60। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, स्कोप ही नहीं बचेगा कि एक मार्क इधर से उधर भी हो। देयर विल बी नो स्कोप एट ऑल। स्कोप ही नहीं बचेगा कि, और मतलब इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जहां इंटरेस्ट आता है ना वह मार्क्स आती है, जहां इंटरेस्ट नहीं आता ना वह मार्क्स नहीं आता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना, जब मैं मेरी प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई करता था ना, तो मुझे कभी थियरी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं आता था। लॉ में तो मुझे बराबर पता है, इंटरमीडिएट में 43 मार्क्स आए थे, सिर्फ 43 मार्क्स आए थे। 3 मार्क्स अगर कम आए होते ना तो बैंड बच जाती। अच्छा ही नहीं लगता है थियरी सब्जेक्ट, अच्छा ही नहीं लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है, ऐसा था। अब बताओ, जी बताइए, तो क्या आगे बढ़ सकते हैं? क्या आगे बढ़ सकते हैं? बस ये सेंटेंस दिमाग में छाप लेना भाई, ये सेंटेंस दिमाग में छाप लेना। कौन सा सेंटेंस दिमाग में छाप लोगे भाई? क्या सेंटेंस दिमाग में छापना है? The ultimate objective of financial management is nothing but how to maximize the shareholders wealth। कि हम shareholders की wealth को maximize कैसे करें? shareholders की wealth को maximize करने का there is only one and only one way, by increasing the share price। सर कंपनी की share price increase कैसे होती है? वो तो कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। कंपनी का मैनेजमेंट इज हियर टू मेक श्योर हाउ टू इंक्रीज shareholders wealth। मतलब कंपनी के मैनेजमेंट को मेक श्योर करना है कि हमारे shareholders पैसे वाले कैसे बने, पैसे वाले कैसे बने। और shareholders को पैसे वाले बनाने का एक ही जरिया है कि कंपनी को अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से वो पैसा कमा सकती हैं। कंपनी से पॉजिटिव न्यूज बाहर आनी चाहिए। अगर कंपनी से पॉजिटिव न्यूज बाहर आएगी, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज होगी। अगर उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, हमारे शेयर होल्डर्स पैसे वाले बनेंगे, बनेंगे और बनेंगे। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको पता है, आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एवरी सिंगल टॉपिक रिवॉल्व्स अराउंड ओनली दिस स्टेटमेंट। आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना, अगेन रिपीट कर रहा हूं, you learn any topic in financial management, you learn any topic in financial management। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कल से आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करूंगा आपका लिवरेज, उसके बाद स्टार्ट करूंगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझाऊंगा ये टॉपिक क्या है, अभी कंफ्यूज मत हो जाओ। लेकिन मैं इससे इतना कहना चाहता हूं कि एनी टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ एक ही सेंटेंस के इर्द गिर्द घूमता है। वो टॉपिक पढ़ने का भी ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि भाई हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे करें, खत्म। हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे करें, खत्म। वो टॉपिक पढ़ने का ऑब्जेक्टिव भी यही रहता है कि हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अल्टीमेट हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी इसीलिए तो रहे हैं। आपको पता है जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है ना, अब जितने बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो आज इतने सक्सेसफुल इसीलिए हैं कि वो अपनी कंपनी में फाइनेंस का बेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। ये बहुत गलत नोशन है कि हम पैसा कमा के पैसे वाले बनते हैं, बहुत ही गलत नोशन है। पैसा कमाने के लिए हमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है।
लेकिन पैसे वाला बनने के लिए पैसों का मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट। जितना पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, उससे कई गुना ज्यादा पैसों का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, उससे कई गुना ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये पैसे, अगर उनकी कंपनी आज सक्सेसफुल है, धीरू भाई अंबानी ले लो, नो आप यू जस्ट नेम इट, अदानी ले लो, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, ये इसीलिए सक्सेसफुल हैं बिकॉज दे डू वंडरफुल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अमेजिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अमेजिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सट्रीमली ग्रेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अमेजिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब धीरे धीरे समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों मुझे बताओ, आज अगर मैं बात करूं तो 1973 में धीरू भाई अंबानी ने देखिए, आप लेकिन एक बातें शेयर करता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको क्या लगता है, धीरू भाई अंबानी का नाम तो सुना है ना आपने? हु इज द फाउंडर ऑफ रिलायंस? हु इज द फाउंडर ऑफ रिलायंस? रिलायंस के फाउंडर कौन थे? मेन प्रमोटर कौन थे? धीरू भाई अंबानी। गुजरात के एक छोटे से गांव से आए थे, गुजरात के एक छोटे से गांव से। उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई करना छोड़ दिया था। अब सोचो, जिस बंदे ने पढ़ाई भी नहीं की है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। कोई रिलेशन नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। टेक्निकली स्पीकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गट फीलिंग। टेक्निकली स्पीकिंग, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो मेन फंक्शंस क्या है मुझे बताओ? फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। ऐसे तीन मेन फंक्शंस है, लेकिन पहले मैं दो मेन फंक्शंस की बात करता हूं। या तीन मेन फंक्शंस है, लेकिन प्राइमरीली दो मेन फंक्शंस क्या है? फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। अब जब भी कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो क्या एक फाइनेंशियल डिसीजन हुआ कि नहीं हुआ? ये फाइनेंशियल डिसीजन हुआ, ये फाइनेंशियल डिसीजन हुआ। तो फाइनेंशियल डिसीजन हुआ मतलब प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फाइनेंस आएगा कहां से, और आप क्या क्या आप यानी आप सोचोगे क्या? फाइनेंस कहीं से भी रेज करोगे तो उसकी कॉस्ट लगेगी। फ्री में तो फाइनेंस मिलने वाला नहीं है, फ्री में तो फाइनेंस मिलने वाला नहीं है। तो क्या आपको महंगे से महंगा पैसा रेज करना है कि सस्ते से सस्ता पैसा रेज करना है? आप जो पैसा रेज करोगे वो एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड रेज करोगे कि चीपर सोर्स ऑफ फंड रेज करोगे? यू गोइंग टू रेज द चीपर सोर्स ऑफ फंड। आप फाइनेंसिंग जो भी लेके आओगे सस्ता लेके आओगे, और जितना सस्ता होगा उतना फायदा ज्यादा होगा। छोटे से गांव में, गुजरात के छोटे से गांव में पैदा हुए थे धीरू भाई अंबानी, छोटे से गांव में पैदा हुए थे। 10वीं के बाद पढ़ाई करना छोड़ दिया, पकोड़े बना देते, पकोड़े। उन्होंने बोला कि क्या पढ़ के क्या रखा है, उन्होंने पकोड़े का बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन फिर उनको रियलाइज हुआ ये पकोड़े के बिजनेस में कोई बहुत बड़ी बात तो मैं कर नहीं सकता हूं, इसलिए वो चले गए आउट ऑफ इंडिया। और वहां पे पेट्रोल पंप में अटेंडेंट का काम, पेट्रोल पंप मतलब पेट्रोल फिल आउट करते थे। लेकिन साथ साथ में उन्होंने वहां पे क्यूरियोसिटी बहुत थी उनमें यार। एक है ना, एक ऑलवेज ध्यान रखना, एक बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, उसमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, वो काफी फोकस्ड होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है। मैं देखता हूं ना, हमारे यहां पे बहुत सारे मारवाड़ी बिजनेसमैन हैं, गुजराती मारवाड़ी बिजनेसमैन हैं यार, गजब बिजनेस करते हैं। पढ़े लिखे नहीं है यार, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन क्या बिजनेस करते हैं यार, गजब। मतलब जब मैं उनसे बात करता हूं ना, मीट पीपल यार, आप लोगों से मिलो तो आपको समझ में आता है। जैसे आपका ये इंटरमीडिएट की एग्जाम्स हो जाती है, जब भी आपको वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, तो ऐसे लोगों से बातचीत करो। यू विल फील उनमें जो एक पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, एक बात करने का एक जो तरीका होता है ना, वो पॉजिटिव, मतलब इतना इतना पॉजिटिव होता है। मतलब मैं अगर कहूं, मेरी लाइफ का अगर एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, मैं अगर बिजनेस करना सीखा तो कोई मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि मेरे फैमिली, मेरे पिताजी बिजनेस कर रहे थे या मेरे अंकल बिजनेस, हमारे फैमिली सब लोग जॉब ही करते थे। लेकिन मुझे बिजनेस करना सिखाया ना, तो लोगों से मिल मिलकर पूरी दुनिया घुमाऊं, यूएस घुमा हूं, यूके घुमा हूं, स्विट्जरलैंड गया हूं, कनाडा गया हूं, करेक्ट है, तो बहुत बहुत जगह भी घुमाऊं। तो बहुत जगह जब घूमते हो तो अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो उनकी थॉट समझ में आते हैं, उनकी स्टाइल समझ में आती है, उनका स्वैग समझ में आता है। और अब ना, हर किसी में ना, भगवान ने हर किसी में एक गुण तो दिया हुआ है, एक क्वालिटी तो देके रखी है हर किसी में। आप हर बंदे में देखना, उसमें हजारों खामियां रहेगी, हजारों एब्स रहेंगे, लेकिन एक क्वालिटी तो रहती है। और मेरी सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं उनकी खामियां नहीं देखता था, उनकी क्वालिटीज देख लेता। भगवान ने ना कुत्ता बना ना, कुत्ते में भी वफादारी का एक गुण है, पता है क्या आपको?
मतलब भगवान ने हर प्राणी मात्र में कहीं ना कहीं एक क्वालिटी तो डाल के रखी है, एक क्वालिटी तो डाल के रखी है, एक क्वालिटी तो डाल के रखी है। और वो जब आप लोगों से बातचीत करते हो तब आपको समझ में आता है कि यार इसमें ये क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, मतलब इससे ये बात सीखने को मिलती। अगर कल उठ के आपको भी लाइफ में कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है ना, तो बहुत जरूरी है कि लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। लोगों से मिलोगे तो अलग अलग बातें सीखने को मिलेगी। तो ऐसे हमारे धीरू भाई अंबानी जो थे ना, काफी क्यूरियस थे, तो वो उन्होंने मतलब जो आउट ऑफ कंट्री जब गए थे ना जॉब करने के लिए, तो वहां पे उन्होंने फाइनेंस सीखा, वहां उन्होंने अकाउंट भी सीखा, अकाउंट्स लिखते, भले पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन सीखने की क्यूरियोसिटी थी ना, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखा, उसने वहां पे देखा कि जहां पे काम करने गए थे वहां पे पैसा तो है लेकिन फूड नहीं था, क्वालिटी फूड नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि यार अब यहां पे कुछ नहीं रखा है, तो वो भी वहां से छोड़ के, उस कंट्री को छोड़ के वापस अपने अपने देश में वापस आए, और अपने देश में वापस आके उन्होंने सबसे पहले है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। वो वहां देख के आए थे कि वहां पे आज नीड क्या थी, उस कंट्री में नीड क्या थी, उस कंट्री में नीड थी फूड की, कि वहां पे फूड नहीं है, तो उन्होंने यहां से फूड एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, फूड एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा दोस्तों समझने की कोशिश करो यार, समझने की कोशिश करो कि ये सारी बातें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं। कि पहले तो आज मैं आपकी है ना क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करना चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है भाई, ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यार अमेजिंग यार, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट यार, पैसों का मैनेजमेंट यार, पैसों का मैनेजमेंट यार। और कोई भी मतलब आज अगर कोई भी कंपनी अगर आगे बढ़ती है, आज टाटा मोटर्स की बात कर लो, मतलब मैं अगर 2020 की बात करूं, जब लॉकडाउन था तब उसकी शेयर प्राइस 57-60 रुपीज थी, आज उसकी शेयर प्राइस 400 रुपीज है, बीच में उसकी शेयर प्राइस 600 रुपीज हो गई थी। तो बताओ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जरा सोच के बताओ ऐसा क्यों हुआ। 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक शेयर प्राइस क्यों चलेगी, 600 रुपये तक शेयर प्राइस क्यों चलेगी। टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने अच्छी कार्स बनाना स्टार्ट किया, अच्छी मार्केटिंग पॉलिसीज लेके आए, कार की क्वालिटी इंप्रूव की, मैनेजमेंट चेंज किया। अब बताओ मैनेजमेंट चेंज हुआ, मैनेजमेंट ने अच्छी मार्केटिंग पॉलिसीज अप्लाई की, अच्छे प्लान पॉलिसी स्ट्रेटेजीज लेके आए, तो बताओ क्या उसकी इंपैक्ट क्या कंपनी के परफॉर्मेंस पे आई कि नहीं आई। कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, लोगों को टाटा की गाड़ियों में भरोसा आना स्टार्ट हुआ, उसका सेल्स इंक्रीज हुआ। अगर उसका सेल्स इंक्रीज हुआ, उसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट इंक्रीज क्यों हुआ, वो कंपनी के मैनेजमेंट की वजह से हुआ। Who owns the company? Shareholders. Who runs the company? Management. So management should make sure, management should run the company in such a manner that share price should go up in a sustainable manner. मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना, शेयर प्राइस शुड गो अप इन अ सस्टेनेबल मैनर, शेयर प्राइस शुड गो अप इन अ सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल मैनर मतलब क्या, कि आज अगर 100 रुपया है तो कल 120, कल 130, कल 140, 150, 200, 300, 400, 500, इसे कहते हैं सस्टेनेबल मैनर। तो टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस इंक्रीज हुई, तो आपको नहीं लग रहा है टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स पैसे वाले बने? क्या आपको नहीं लग रहा है टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हुई, टाटा मोटर्स की शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हुई? दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है, बाय इंक्रीजिंग शेयर प्राइस। और शेयर प्राइस को इंक्रीज करने का एक ही जरिया है, कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। हाँ, मैंने क्या कहा, कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी। अगर उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की मार्केट में डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज होगी। शेयर प्राइस इंक्रीज होगी तो शेयर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। तो मुझे बताओ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए? आप मुझे बताओ, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए? क्योंकि देखो ना, आप कनेक्शन देखो, आप कनेक्शन को देखना बराबर ध्यान से। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो उसकी इंपैक्ट प्रॉफिट पे आती है। अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो मार्केट में पॉजिटिव न्यूज बाहर आएगी कि इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी तो शेयर प्राइस इंक्रीज होगी, शेयर प्राइस इंक्रीज होगी तो शेयर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। तो व्हाट शुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शुड बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप मुझे बताओ,
अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए? हाँ जी, मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। आई आस्क यू वन क्वेश्चन, आस्क यू वन क्वेश्चन। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। मुझे अब ये वापस ये सोचो कि अगर कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अगर बेकार हुआ तो आपको नहीं लगता है उसकी एडवर्स इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे आएगी? उसकी एडवर्स इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे आएगी। अगर उसकी एडवर्स इंपैक्ट अगर कंपनी के प्रॉफिट पे आएगी तो आपको नहीं लग रहा है शेयरहोल्डर्स की वेल्थ डिटीरियोरेट होगी? जल्दी से बताओ, शेयरहोल्डर्स की वेल्थ डिटीरियोरेट हो जाएगी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड बी दी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शुड बी दी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? सोचो। आई विल बी बैक इन 1 मिनट, आई विल बी बैक इन 1 मिनट। तुलित ने कहा कि वेल्थ मैक्सिमम शुड बी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी तो, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स ऑलवेज ध्यान रखना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव एंड इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी द ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी द ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब आप मुझे बताओ, मान के चलो मैं किसी कंपनी का सीईओ बन गया, करेक्ट है, और मेरे पास जो टेन्योर दिया गया वो 1 साल का है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको कनेक्ट, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी कंपनी का सीईओ बन गया और मुझे जो टेन्योर दिया गया है वो 1 साल का टेन्योर दिया गया है कि आपको ये 1 साल का टेन्योर रहेगा और आपको ये इस 1 साल के टेन्योर में परफॉर्म करना है, ठीक है। तो बताओ मैं क्या करूंगा? मैं बाय हुक और क्रुक कोई भी जरिया अप्लाई करके मैं कंपनी की, मैं क्या कंपनी की प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, चाहे फिर वो जरिया गलत भी क्यों ना हो, चाहे वहां पे मुझे विंडो ड्रेसिंग भी क्यों ना करना पड़े। विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझते हो क्या? मतलब विंडो ड्रेसिंग का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी बातों को ऐसी तरह से बताऊंगा, ऐसी बातों को इस तरह से बताऊंगा कि जो बात थी तो गलत, लेकिन उसको अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरा तो टेन्योर 1 ही साल का था, 1 साल के बाद मुझे तो ऐसे भी निकलना था बाहर, तो मैं तो कुछ भी करूंगा, कैसे भी करके प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, गलत तरीका अप्लाई करके प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे मुझे बताओ, क्या आपको नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में मेरा ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया कि प्रॉफिट को इंक्रीज करो बाय हुक और क्रुक, बाय अप्लाइंग एनी मींस यू जस्ट इंक्रीज द प्रॉफिट, मिस रिप्रेजेंटेशन करके प्रॉफिट को इंक्रीज करो। तो आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा करने से लॉन्ग टर्म में कंपनी की परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली इफेक्ट आएगी? हाँ, डेफिनेटली इफेक्ट आएगी कंपनी की, लॉन्ग टर्म कंपनी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इफेक्ट आएगी।
और दूसरी बात, देखो ना, ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है, नेट प्रॉफिट भी होता है, ईबीआईटी भी होता है, बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं यार, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट भी होता है। समझ भी नहीं आता कौन से प्रॉफिट पे फोकस करो, कनेक्ट ही नहीं होता है कौन से प्रॉफिट पे फोकस करो भाई, समझ में नहीं आता है कि कौन से प्रॉफिट पे फोकस किया जाए। क्या आपको इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मींस टू अचीव दैट एंड। क्या आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आज की डेट में आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना। उसके लिए क्लास क्या है? क्लास इज द मींस टू अचीव दैट एंड। नॉलेज क्या है? इज द मींस टू अचीव दैट एंड। इसी तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी द ऑब्जेक्टिव, अगर वो लेजिटिमेट तरीके से किया जाए तो कैन बी द ऑब्जेक्टिव, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मींस टू अचीव दैट एंड। और एंड क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? जरिया है वो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो जरिया है जिससे हम एंड तक जा सकते हैं। और हमारा एंड और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी द कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव। कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए जो लेजिटिमेट तरीके से है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विंडो ड्रेसिंग करके आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दिया और आप गलत गलत न्यूज मार्केट में पास ऑन कर रहे हो। मुझे बताओ गलत कितना चल सकता है? मुझे बताओ फास्ट। गलत कितना लंबे टाइम तक चल सकता है? हो सकता है कि मान के चलो कि मुकेश अंबानी कंपनी के प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर रहा है और गलत गलत न्यूज पास ऑन कर रहा है, तो लंबा कितना चल पाएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कहीं ना कहीं भी तो गिरेगा, कहीं ना कहीं भी तो गिरेगा वापस, कहीं ना कहीं तो वापस गिरेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई मीन टू से। मैं ये नहीं, इसलिए मैंने क्या कहा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों कॉम्पिटिंग ऑब्जेक्टिव है। कॉम्पिटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब समझते हो क्या? कॉम्पिटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब समझते हो क्या? कॉम्पिटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब यह होता है दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो लेकिन लेजिटिमेट तरीके से मैक्सिमाइज करो, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी दी मींस टू अचीव दैट एंड, एंड द एंड and the ultimate objective is nothing but how to maximize the shareholders wealth. Ultimate objective is nothing but how to maximize the shareholders wealth. Decision taken by company's management turns out to be favorable, then company's performance will increase. अगर जो डिसीजन कंपनी का मैनेजमेंट ले रहा है करेक्ट है, अगर फेवरेबल है, तो आपको नहीं लगता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा? और कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। As a result, demand of that particular company's shares will increase. उसके वजह से कंपनी की शेयर्स की मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी। सिंपल इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ दैट शेयर प्राइस विल इंक्रीज। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो शेयर प्राइस इंक्रीज होगी, एंड शेयर प्राइस शुड गो अप। मैनेजमेंट शुड परफॉर्म इन सच अ वे, मैनेजमेंट हियर टू मेक श्योर कि शेयर प्राइस शुड गो अप इन अ सस्टेनेबल मैनर। क्या आपको इस सस्टेनेबल मैनर का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपको सस्टेनेबल मैनर का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली डील्स विद 3 एस्पेक्ट्स। मैंने कहा था ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 मेन फंक्शंस नहीं होते, 3 मेन फंक्शंस होते हैं। कोई भी फाइनेंस मैनेजर के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। नंबर 2, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब पैसा उठाना, सेकंड, इन्वेस्टिंग मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड मतलब पैसा लगाना, एंड थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन। थर्ड क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन। यार आप मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कोई भी प्रोजेक्ट में जब पैसा इन्वेस्ट करना होता है, नहीं कोई भी प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना होता है, ठीक है, हम लोग भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं नवंबर में, वी गोइंग टू स्टार्ट आल्सो न्यू बिजनेस इन नवंबर। तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? सबसे पहले ये सोचते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, करेक्ट है, इन्वेस्ट के बारे में सोचते हैं। तो हमको लग रहा है कि हमको 50 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 50 करोड़ इन्वेस्ट करना है। तो सेकंड क्या सोचेंगे कि उसका फाइनेंस कहां से आएगा, पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, फिर फाइनेंसिंग के बारे में सोचते हैं। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कौन से ऑब्जेक्टिव से पैसा इन्वेस्ट करते हो? हमें लॉस हो कि हमें प्रॉफिट हो? हम रिटर्न अर्न करें कि हमें लॉस हो? हमें प्रॉफिट हो बेटा। तो बताओ, प्रॉफिट होगा तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अगर आपने शेयर होल्डर से पैसा लिया है, आपने इक्विटी इश्यू करके अगर शेयर होल्डर से पैसा लिया है, प्रेफरेंस वालों से पैसा लिया है, तो जो भी प्रॉफिट होगा क्या उसका कुछ हिस्सा क्या हमें शेयर होल्डर को देना पड़ेगा? उसका कुछ हिस्सा हमें शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। मान के चलो 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसमें से हम 20 करोड़ शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं,
हमें 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसमें से हम 20 सीआर शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिविडेंड कहते हैं। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे समझाने की जरूरत होनी चाहिए। डिविडेंड कब? प्रॉफिट के पहले की प्रॉफिट के बाद। फाउंडेशन ने बहुत सिखाया है बेटा, ये सब बात है। फाउंडेशन ने बहुत सिखाई, ये सब बात है। डिविडेंड कब? प्रॉफिट के पहले की प्रॉफिट के बाद। तो आपको नहीं लगता है कोई भी फाइनेंस मैनेजर के, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 एस्पेक्ट होने चाहिए। कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर को नहीं, मान के चलो कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर बनते हो, तो क्या आपके एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्या आपके 3 मेन फंक्शंस आएंगे कि नहीं आएंगे? नंबर 1 फाइनेंसिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, और वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग से जो कमाया तो उसमें से शेयर होल्डर को कितना देना चाहिए? हमें 20 करोड़ का डिविडेंड देना चाहिए, 30 करोड़ का डिविडेंड देना चाहिए, 40 करोड़ का डिविडेंड देना चाहिए, पूरा डिविडेंड दे देना चाहिए, कुछ भी डिविडेंड नहीं देना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है ये भी एक फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट बन जाएगा? क्या आपको नहीं लगता है ये भी एक फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट बन जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ, डोंट यू थिंक दैट? आपको नहीं लगता है क्या ये भी एक फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट बन जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए। तो कोई भी फाइनेंस मैनेजर के, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली डील्स विद 3 एस्पेक्ट्स। नंबर 1 फाइनेंसिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, एंड नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन। नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन। नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन। दोस्तों, जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? मैंने आज सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है। आई डिडंट स्टार्ट द सब्जेक्ट टुडे। मैंने आज सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है। मैं तो सब्जेक्ट को सिर्फ एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा हूं। क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा हूं। ये बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है, उसका इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? 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 आई होप यू गेट माई पॉइंट। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ज्यादा नहीं बचा है, कंप्लीट कर दूं क्या? ज्यादा नहीं बचा है, 4-5 स्लाइड्स ही है। आई थिंक तो ये आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ज्यादा नहीं बचा है, 5-10 मिनट देते उसको कंप्लीट करता हूं। 4-5 स्लाइड्स ही बची है, तो कंप्लीट हो जाएगा। है ना? अभी आप कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। यू जस्ट अप्लाई और कॉमन सेंस, यू लेट मी नो कि क्या कंपनी इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकती है कि नहीं कर सकती है? जल्दी से बताओ। क्या कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकती है कि नहीं कर सकती? मुझे जल्दी से बताओ, फास्ट। तो जब कंपनी इक्विटी शेयर्स इश्यू करती है तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा एस्पेक्ट हुआ? कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करती हैं तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा एस्पेक्ट हुआ? फाइनेंसिंग हुआ, इन्वेस्टिंग हुआ, कि डिविडेंड डिसीजन हुआ? फाइनेंसिंग हुआ, आप मुझे बताओगे। वेरी गुड, सारे बच्चे कह रहे हैं फाइनेंसिंग। सारे बच्चे कह रहे हैं फाइनेंसिंग। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, अरेंजमेंट ऑफ फंड, फाइनेंसिंग। अच्छा, कंपनी जब डिबेंचर इश्यू करती है तो मुझे बताओ कंपनी क्या कर रही है? क्या कंपनी फाइनेंस रेस कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या कंपनी क्या कर रही है? कंपनी फाइनेंस रेस कर रही है कि नहीं कर रही है? डेफिनेटली कंपनी क्या रेस कर रही है? फाइनेंस रेस कर रही है। तो मुझे बताओ, इक्विटी शेयर्स इश्यू करना, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। When company issue equity or preference, company is raising finance. Debenture holders are the creditors of the company. When company issue debentures, it is nothing but raising of finance. Company's main objective should be profit max. ये तो मेरा डिस्कशन हो गया। ये डिस्कशन मेरा हो गया। तो आई थिंक दोस्तों, यहां पे देखो कुछ मैंने अच्छी बातें लिखी है, आपको समझना जरूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो डील्स विद मेनी डिसीजन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। Every decision has its own impact. Impact may be for short-term period and impact may be for long-term period. Every coin has two sides. Similarly, every decision has dual impacts. Decision, अच्छा चलो मैं ऐसे देखता हूं, मैं ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ये बात भी रीड करते हैं, पहले एग्जांपल लेके समझते हैं। मुझे बताओ,
अतुलित ने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली, अतुलित एक नई गर्लफ्रेंड बना दी, ठीक है। अब उसको रिलेशनशिप में आए हुए बस 10 दिन ही हुए थे और ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। मुझे बताओ, रिलेशनशिप में आए हुए उसको सिर्फ 10 दिन ही हुए थे, उसको ब्रेकअप हो गया। तो बताओ, ब्रेकअप होना भी एक डिसीजन है कि नहीं है? जल्दी से बताओ, ब्रेकअप होना भी एक डिसीजन है कि नहीं है? हाँ, ये भी एक डिसीजन है। तो बताओ, ये जो ब्रेकअप का जो इंपैक्ट होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा? ये ब्रेकअप होना भी अगर एक डिसीजन है, हाँ, ये शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट होगा कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा? मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए, ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा कि लॉन्ग टर्म? क्यों शॉर्ट टर्म होगा? आगे भी 10 ही दिन है, 10 ही दिन हुए थे, रिलेशनशिप में आए हुए, करेक्ट है। अब तो ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं था उनके बीच में। हाँ, तुम नलायक हो, कुछ अलग अलग सोचते हो, गलत, तुम कुछ फालतू वाली बातें सोचो, तुम नलायक हो, ठीक है। कुछ ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं था उनके बीच में, अभी वो 10 ही दिन हुए थे, 10 ही दिन हुए थे और 10 ही दिन में ब्रेकअप हो गया। अतुलित देखो कितना खुश हो रहा है, अतुलित देखो कितना खुश हो रहा है। उसकी इमोजी को देख के समझ में आता है कि नलायक है वो, नलायक है बेटा, वो नलायक है, करेक्ट है, नलायक है। तो मुझे बताओ, जो उसकी इंपैक्ट आएगी, क्या वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट रहेगी कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहेगी? या 10 ही दिन हुए थे, कोई ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं था, तो क्या 2-4 दिन में भूल जाएंगे, 2-4 दिन में भूल जाएंगे। लेकिन उसको जब नेक्स्ट गर्लफ्रेंड बनी, तो नेक्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ उसको सच्चा वाला प्यार हो गया, नेक्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ उसको सच्चा वाला प्यार हो गया, सच्चा वाला प्यार हो गया, है ना? प्यार होते हैं ना, प्यार होता है कि नहीं होता है? मुझे बताओ। तो उसको सच्चा वाला प्यार हो गया और वो रिलेशनशिप में आया वापस, और ये रिलेशनशिप चली 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, चलती गया, चलती गया। बहुत कुछ हुआ उन लोगों के बीच में, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, और अचानक से ब्रेकअप हो गया 6 साल के बाद। 6 साल के बाद अचानक से ब्रेकअप हो गया। बताओ, क्या ब्रेकअप होना एक डिसीजन है कि नहीं है? ब्रेकअप होना एक डिसीजन है कि नहीं है? हाँ, डिसीजन तो है, डिसीजन तो है। तो इसकी, ये डिसीजन की इंपैक्ट शॉर्ट टर्म आएगी कि लॉन्ग टर्म आएगी? ये डिसीजन की शॉर्ट टर्म आएगी कि लॉन्ग टर्म आएगी? वेरी लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं, अनुतेज बोल रहे हैं वेरी लॉन्ग टर्म, हर्षिता कह रही है वेरी लॉन्ग टर्म, आकांक्षा कह रही है वेरी लॉन्ग टर्म, निधि कह रही है वेरी लॉन्ग टर्म। आप भी सब रिलेशनशिप में तो होंगे ही ना बेटा, है कि नहीं? आज तो ये कॉमन है। हाँ, ना मत बोलो, ना मत बोलो, बिंदास बोलो, हाँ है तो है, हाँ है तो है, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, दूर दूर तक कोई नहीं है, बोल रहे निधि कह रही है दूर दूर तक कोई नहीं है, अखंड सिंगल है, अखंड सिंगल है। अब तो आदत पड़ गई है। हाँ, नहीं मतलब क्यों नहीं हो आप रिलेशनशिप में? क्या कोई गलत बात है क्या रिलेशनशिप? मुझे बताओ, क्या कोई गलत बात है क्या? है जी, ये जब ये सब बातें जब मैं बता रहा हूं ना, तो ध्यान रखना कि आपने ना हेडफोन पहना बेटा, ठीक है ना? मतलब आपके पेरेंट्स बोलेंगे क्या क्या सिखा रहे हैं ये सर, हैं क्या क्या सिखा रहे हैं ये सर, क्या क्या सिखा रहे हैं? हाँ, पैसा वेस्ट है, हाँ। अच्छा, गलत तो नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन टाइम वेस्ट है सर। वर्चुअली बनाते हैं तो बन जाती है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी नहीं। बोलता है कि वर्चुअली रिलेशनशिप में मैं आ जाता हूं, लेकिन रियल लाइफ में कुछ नहीं कर पाता हूं। डिसोजा, कुछ तो प्रॉब्लम है बेटा तेरे में, कोई अच्छे डॉक्टर को बता ले बेटा, कोई अच्छे डॉक्टर को बता ले बेटा, कुछ तो प्रॉब्लम है बेटा, देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग बेटा। और वर्चुअल रिलेशनशिप करेक्ट रिलेशनशिप नहीं होते बेटा, ठीक है? समथिंग रॉन्ग। बट एनीवे, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एवरी डिसीजन हैज इट्स ओन इंपैक्ट। हर डिसीजन की अपनी इंपैक्ट होती है। इंपैक्ट मे बी फॉर शॉर्ट टर्म, इंपैक्ट मे बी फॉर लॉन्ग टर्म। डिसीजन विच इंपैक्ट्स फॉर अ लोअर देन 12 months ऑफ टाइम इज नोन एज शॉर्ट टर्म डिसीजन। चलो ऐसा एक अच्छा वाला एग्जांपल ले रहा हूं। मान के चलो मैंने सागर को कहा, तू भाई तू जब घर पे आएगा तो मेरे लिए एप्पल लेके आना। क्या लेके आना? मेरे लिए एप्पल लेके आना, एप्पल लेके आना, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, सागर मेरे लिए एप्पल लेके आया, क्या एप्पल खरीदना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन था? हेलो हेलो, ट्रिन ट्रिन, क्या एप्पल खरीदना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन था? हाँ, एप्पल लाया और मैंने एप्पल काट के देखा, बहुत ही बेकार निकले, बहुत ही बेकार निकले। तो बताओ, क्या इसकी इंपैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगी? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन की इंपैक्ट, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन था ना, क्या इसकी इंपैक्ट लॉन्ग टर्म होगी कि शॉर्ट टर्म होगी? शॉर्ट टर्म होगी। अच्छा, मोदी सर ने मोदी सर क्या ना, वो
थोड़ा अतरंगी सोचते हैं, अतरंगी सोचते हैं। मोदी सर ने कहा सर यार सर 1 का 2 करके दे रहा है 3 महीने के अंदर, 1 रुपए का 2 रुपया करके दे रहा है 3 महीने के अंदर, डबल करके दे रहा है पैसा, दे दो दे दो। बहुत फोर्स किया, बहुत फोर्स किया, और मैं भी नालायक मोदी सर की बातों में आ गया, मैं भी नालायक मोदी सर की बातों में आ गया, और मैंने 10 करोड़ दे दिए। डबल करने के चक्कर में 10 करोड़ मैंने दे दिए। तो आप मुझे बताओगे पैसा तो कुछ भी नहीं आया, डबल बबल की तो बात छोड़ो, लेकिन 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, पैसा आया ही नहीं। तो बताओ इसकी इंपैक्ट शॉर्ट टर्म रहेगी कि लॉन्ग टर्म रहेगी? दोस्तों इसकी इंपैक्ट शॉर्ट टर्म रहेगी कि लॉन्ग टर्म रहेगी? डबल चुना लग गया डबल चुना लग गया। इसकी इंपैक्ट शॉर्ट टर्म रहेगी कि लॉन्ग टर्म रहेगी? ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म रहेगी। तो डिसीजन विच इंपैक्ट्स फॉर अ लोअर देन 12 मंथ्स ऑफ टाइम इज नोन एज शॉर्ट टर्म डिसीजन। क्या आप ये सेंटेंस समझ में आया क्या? मुझे बताओ फटाफट। डिसीजन विच इंपैक्ट्स for a lower than 12 months of time is known as short term decision. Decision which impacts for more than 12 months of time is known as long term decision. Long term decision. बस ये है, अगर कोई भी डिसीजन जब लेते हो ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में पूरी दुनिया में क्लासीफाई करने का एक ही जरिया है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को पूरी दुनिया में फाइनेंस में क्लासीफाई करने का एक ही जरिया है। जो डिसीजन की इंपैक्ट लेसर देन 12 मंथ्स है तो वो शॉर्ट टर्म, जो डिसीजन की इंपैक्ट मोर देन 12 मंथ्स है वो सब लॉन्ग टर्म, वो सब लॉन्ग टर्म। तो मुझे बताओ टिपिकली नहीं फाइनेंसिंग डिसीजन जब आपको लेना होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन जब आपको लेना होता है, अब मुझे लग रहा है कि बेटा थोड़ा ही बचा है, लेकिन आज के लिए यहां पे वाइंड अप करता हूं, आज के लिए यहां पे वाइंड अप करता हूं। कल वापस मिलेंगे एक नए जोश और जुनून के साथ, डॉट एट 6:45, करेक्ट है, शार्प एट 6:45 को मेरे बाद ही आपका अकाउंट्स का लेक्चर होगा 8:30 to 11:30, करेक्ट है, मेरे बाद अकाउंट्स का लेक्चर होगा 8:30 to 11:30। कल से आपका एक टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मुझे ये कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट लगेगी, तो 10 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज नथिंग बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कल शुरुआत करेंगे, इसकी टाइम वैल्यू से शुरुआत करेंगे इसकी बेटा।